हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुष्य गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन निश्चित बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, निश्चित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो 2 में है अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्नेल के नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्लस 2 अंक वाले निश्चित क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में करा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल परावर्तन से कौन घटना घटित करती है? तो अपवर्तन घटना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? तो पारदर्शी माध्यम में होती है। अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? पारदर्शी माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कांच किस प्रकार के माध्यम है? तो पारदर्शी माध्यम है। कांच जो है पारदर्शी माध्यम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्यात में होती है। याद कर लीजिए, यह VVI क्वेश्चन है। प्रकाश की अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? निर्यात में होती है। यहां से क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद है कांच के आयताकार स्लैब से निर्गत किरण किसके समांतर होती है? तो आपतित किरण के समांतर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है निर्यात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कैसन चाल चलन वह करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। उसके बाद है विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक बिल्कुल कम होता है। थोड़ा सा चलिए विरल चले किसी माध्यम का घनत्व बट ये अपवर्तन कम होता है। किसका? तो वायु का अपवर्तनांक कम होता है। तो फिर क्वेश्चन VVI है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन पूछेगा वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा आपका 5, ऑप्शन बी में दे देगा 3, ऑप्शन सी में दे देगा 1, ऑप्शन डी में दे देगा 4। तो प्रकाश का अपवर्तन कितना होता है याद रखिएगा, तब ना यहां पर 1 का ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.33। दशमलव के बाद एक एक अंकों कहा जाता है। 1.31 नहीं कहिएगा, 1.31 होता है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक VVI क्वेश्चन है 1.33 होता है। उसके बाद क्रोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्रोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44 1.44 क्रोसिन का अपवर्तनांक होता है। ब्रेजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.50 होता है। ब्रेजीन का अपवर्तनांक कितना? 1.50। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.63 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.6। VVI क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन निश्चित आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। आप लोग को मालूम है यहां वही पढ़ाया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। VVI के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है जो आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा। पढ़ले चाहे कहीं से, लेकिन रिजल्ट आता है यहीं से। आप लोग के कमेंट और लाइक से समझ में आता है कि आप लोग का पसंदीदा चैनल क्लास 10th के लिए यही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हीरे आजा
चलिए फिर भी फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सधम माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम की चाल सधन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में टंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करते हैं? तो प्रकाश की परिकिरण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्रांतिक किरण किस माध्यम से बनता है? तो सधन माध्यम में बनता है। किस माध्यम बनता है? सधन माध्यम में। उसके बाद क्रांतीय कोण पर विरल माध्यम से बना अपवर्तनांक कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले तो मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कर रहा है, प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में, प्रकाश किस प्रकार के पदार्थों से बनता है? तो प्रकाश जो है पारदर्शी पदार्थ, प्रकाश पारदर्शी पदार्थों से बनता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आइए चलिए, ये हो गया आपके चैनल का नाम मनी क्लासेज। मेरा नाम हो गया मणिभूषण गिरी। मनी सर के नाम से लोग पहचानता है, जैसे मेरे भाई लोग मनी सर के नाम से पहचानता है। फुल नाम मणिभूषण गिरी हो गया। आपका भाई पढ़ा लिखा भी है, ये नहीं है जब मैट्रिक इंटर पास कर लिए अब पढ़ाना स्टार्ट कर दे, उस तरह नहीं है। MSc मैथ से हैं प्लस BEd है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, PDF नोट चाहिए, तो इस नंबर पे फोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे 9801046272 पर, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहां से आपका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा आजा आजा, आ गया आपके स्क्रीन पे, आ गया। करा है क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में दे देगा 3, ऑप्शन सी में दे देगा 5, ऑप्शन डी में दे देगा 4। तो कितना हो जाएगा? गोलीय दर्पण 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 2 दर्पण गोलीय दर्पण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो 30 में करा, किसी लेंस की अपसारी लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी में कंफ्यूज ना होइएगा। अपसारी रहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी रहेगा तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 32 में, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में, लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करे, प्रकाश के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है? तो बिना विचलन के आपतित होती है। 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम हो यहाँ आपके स्कूल का एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। बोर्ड में तो निश्चित यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में करा, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कैसे गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर? फोकस से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 36 में, कौन लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस है, हमेशा काल्पनिक छोटा और प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चले। 37 में, कौन लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक आवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस आपका किसी भी वस्तु का काल्पनिक आवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन लेंस? तो उत्तल लेंस होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो 38 में करा कौन लेंस काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, कौन से लेंस है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस है, ऑप्शन ए में दे दे अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दे दे समतल लेंस, ऑप्शन सी में दे दे दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन लेंस कहिएगा तो उत्तल लेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो 39 में मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे 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 यहां आगे चलिए आगे आपके स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 40 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। उसके बाद में कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घनात्मक होती है। उत्तल लेंस घनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक। याद रखिएगा उत्तल लेंस घनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में करा है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है? कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 43 वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है याद ही होगा। उत्तल लेंस बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u माइनस 1/u बराबर 1/f। वीवीआई क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव निश्चित आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर, लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायऑप्टर होता है या प्रति मीटर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है किस लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। तो अभी ही हम लोग पढ़े थे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? घनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह घनात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में कहा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन शायद जो पीडीएफ बनाए हैं टाइपिंग करने वाला 2 क्वेश्चन लगातार यही रिपीट कर दिए हैं क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डायऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होती है 1 डायऑप्टर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में है 50 सीएम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 2 डायऑप्टर। कितने डायऑप्टर? 2 डायऑप्टर होती है। यहां आपके चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। पीडीएफ नोट्स इस नंबर पे मिलेगा, देखिए। और ये पढ़ लिए, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव के अलावा 2 अंक के लिए आता है ना वो, तो वो भी यहां से आपका मिल जाएगा। आगे आपका लेसन 3 चैप्टर 3 मानव नेत्र, अखिया के बारे में अब पढ़ल जाओ। अखिया बहुत जरूरी बात, समझे? अखिया ना रही तो सब चीज देखे के बाद अखिए से ना, अखिया ना रही तो क्या हुई। चलिए करें, चैप्टर का नाम हो गया मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। एक में करा जिस झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कानिया कहते हैं। कनिया ना समझ लो, कानिया कहते हैं। उसके बाद नेत्र कानिया के ठीक पीछे कौन सी संरचना होती है? तो परितारिका होती है। कौन सी संरचना होती है? तो परितारिका संरचना होती है।
क्वेश्चन नंबर 3 में करें, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तो पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले, इसको जब हम सब्जेक्टिव पर पढ़ाएंगे तो और उसको ढंग से समझा के पढ़ाएंगे, समझे। ये तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में करें, पुतली किस रंग का दिखाई देता है। तो पुतली जो होता है काला रंग का दिखाई देता है, आपको मालूम ही होगा पुतली किस रंग के दिखाई देता है, काला रंग की दिखाई देता है गर्मी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में करें, पुतली को फैलने और सिकुड़ने में कौन मदद करता है। तो पुतली को फैलने और सिकुड़ने में परितारिका मदद करता है। उसके बाद 6 में, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डाई फॉर्म क्या कहलाता है। तो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। तो परितारिका जो होता है नेत्र का, वह भाग रंगीन होता है, सफा रंगीन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, आंख का रंग किससे निर्धारित होता है। तो परितारिका से होता है। आंख का रंग किससे निर्धारित होता है, परितारिका से आंख का रंग निर्धारित होता है। जे इभुअर की बा की उजर की बा ना, कि डैनिया आंखबा की नगिनिया आंखबा, इ परितरिके से मालूम चल जानला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में करें, कौन अंग परिवर्तन द्वारक की भांति कार्य करता है। तो पुतली जो है परिवर्तक द्वारक के भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अधिका ओ सॉरी, चलिए जब प्रकाश अधिक जो होगा, प्रकाश आंख पर अधिक मारेगा तो क्या हो जाएगा, पुतली सुकूड़ जाए। जब ये पर लाइट आंखिया पर लागी तो पुतलिया का होला सुकूड़ जाला। जब मोटरसाइकिल आप रोड पर चल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला कार वाला आपके लाइट मारा आपके चेहरा पर, आपके आंख पर, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सुकूड़ जाएगा। इस तरह बंद कर लीजिएगा। तो वही बात ये कह रहा है, क्या बात कर रहा है, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली जो होती है सुकूड़ जाती है। पुतली क्या हो जाती है, सुकूड़ जाती है जब प्रकाश चमकीला होता है। उसके बाद करें 11 में, अभिनेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है। तो रेटिना और दृष्टि पटल पर बनाता है। कहां बनाता है, रेटिना और दृष्टि पटल पर बनाता है। देखिए आप लोग के लिए पसीना पसीना हो गया, समझे। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी करते रह चलिएगा। हम तो नहीं कहते हैं हर वीडियो में क्या कि जो है प्यार और सम्मान जो मांग के नहीं, जो मुझे आओ मुझे प्यार करो, आओ मुझे प्यार करो, आओ मुझे सम्मान दो, आओ मुझे सम्मान दो, ये तो मांगने वाला चीज नहीं है, इसलिए हम नहीं कहते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं सर आप वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा मानना ये है कि जब बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको लगेगा जी हाँ कंटेंट जो है बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पीडीएफ लेकर आ रहे हैं, बहुत ढंग से बताते हैं, तो आप नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके एग्जाम के साथ तक हैं, एग्जाम के पहले से और एग्जाम के बाद तक आपके साथ है आपका भाई मनीष सर। चलिए हम हमेशा कहते हैं मेरा चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है। आप लोग के लाइक कमेंट सब्सक्राइब से थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, काम को अच्छे ढंग से करने का मन करता है, समझे। आप जितना कोऑपरेट कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिए, उससे काम को और ढंग से आदमी करता है जी हाँ मेरे काम को आप लोग पसंद करें, इसलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए कर दीजिए, करते चलिएगा। चलिए कहाँ गया पीडीएफ, तो लापता हो गया भाई। आजा आजा, हाँ आ गया, पीडीएफ आ गया। हम तो अभी थोड़ा नए नए हैं तो पीडीएफ अचानक गायब हो गया, तो हम कहे कहाँ लापता हो गया, बट आ गया है। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद बात 13 में है अभिनेत्र लेंस की मोटाई किसके कारण बदलती है। तो पक्षमाभी पेशीय के कारण बदलती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी की समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो पक्षमाभी पेशीय के द्वारा परिवर्तित होती है। उसके बाद 16 में नेत्र के समंजन क्षमता कब घट जाती है? बुढ़ापा अवस्था में जब होगा वो नेत्र के समंजन क्षमता अपने आप घटने लगा। ऐसे तो बुढ़ावस्था में सब कुछ के क्षमता अपने आप घटे लगेला, समझ लो, कोनो काम के क्षमता ना रह जाए, सब काम के क्षमता अपने आप खत्म हो जाए, साधु हो जाए, सब काम की क्षमता खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस VBI क्वेश्चन है मेरे भाई, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कानिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कानिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहां होता है? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 19 में करा मानव नेत्र किस तरह के व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अखिया और कैमरा फोटो खींचला नु एक के तरह व्यवहार करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में तो करा जब नजदीकी की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। नेत्र की फोकस दूरी जो है वह घट जाती है। चलिए उसके बाद करें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? VBI क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 cm होती है। उसके बाद में करें मानव नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र के निकट बिंदु भी 25 cm होता है और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी भी कितना होता है? 25 cm होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में करें समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत तक होता है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत तक होता है, समझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में करा एक समान अनंत इंडेफिनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में करा एक समान नेत्र कहां से कहां तक देख सकता है? तो 25 cm से एक समान नेत्र 25 cm से अनंत तक देखा जा सकता है, समझे, पूरा अनंत इंडेफिनिट तक। चलिए उसके बाद करें मानव के दो नेत्रों के दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री पर होती है? बाप रे, ये तो VBI क्वेश्चन है, आता ही आता है। अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो इस साल तो आप लोग के समय निश्चित आएगा। कितना डिग्री? तो 180 डिग्री। याद कर लीजिएगा भाई, अगर ये नोट्स ले लीजिएगा, समझे, इस नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर हम दिए थे इससे पहले, इस नंबर पे आप इस PDF में व्हाट्सएप नंबर भी है, तो यहां से आपको मैसेज सिर्फ करके इस नंबर PDF को ले लीजिए, यहां से निश्चित आएगा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम। अभी तो स्कूल के भी एग्जाम में मिला सकते हैं, समझे। शक होगे तो देख लीजिए जांच के एग्जाम में, जब स्कूल वाला ये एग्जाम होगा उसमें भी आप जांच के देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है। चाहे पिछला साल भी एग्जाम हुआ होगा आपके पास, क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसमें भी देख लीजिए ये क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कराए एक नेत्र वाले व्यक्ति दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री का होता है? तो 150। यहां कितना होता है? 180 और यहां क्या हो जाएगा? 150। 30 डिग्री जो है कम हो जाएगा एक नेत्र वाला, एक आंखिया वाला लोग है, समझे। उसके बाद में करा एक नेत्र वाले व्यक्ति को संसार कैसा दिखाई कर? तो द्विमीपीय दिखाई देता है, समझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में करा मनुष्य के दो नेत्र होने का क्या लाभ होता है? तो विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। दो नेत्र होने का मतलब पूरा दिखाई देता है आपका पूरा, समझे। तो उसके बाद करें निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया है, मायोपिया, समझे। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? मायोपिया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में करा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष जिसको होगा वह निकट के ही वस्तुओं को दिखाई देगा। ये नहीं निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, निकट के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखा, नहीं, इस तरह नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष वाले निकट की वस्तुओं को ही साफ साफ देखते हैं, और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। यहां देखिए एग्जाम में नहीं जो लास्ट में देता है उस पर ध्यान दीजिएगा, समझे, काहे कि वो अपना ध्यान दीजिएगा तो वही हाँ वाला को नहीं वाला में आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव का भाई होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का भाई। आप लोग अच्छे बच्चे हैं तब इसलिए मेरे चैनल पे आए। जो अल्तुआ फलतुआ होगा, अल्तुआ फलतुआ मास्टर खोज लिया होगा, उसी मास्टर के पास जाएगा, उसी पर देखेगा, और बड़ा सब्सक्राइबर है रे, अरे बड़ा सब्सक्राइबर के चलते तो उल्टा देता हूँ उल्टा देता हूँ तो नीमन लगता हूँ। तो ये कोई भी सब्सक्राइबर बड़का भैल है तो जीरो से कौन बनल है बड़का, तो तू यहाँ रहो, जीरो से तुमको हीरो हम बनाएंगे मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा था निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता, तो दूर की वस्तु जो है उसको स्पष्ट नहीं दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना के सामने बनल, सफा रेटिना के सामने बनल। इस सब्जेक्टिव जब हम पढ़ाएंगे, इससे पहले भी बता दिया, सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो इसको और ढंग से उसका बना के अखिया के बना के उसके बाद रेटिना उटिना सबको समझाया जाएगा, समझे। ये तो ऑब्जेक्टिव है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में करें, निकट दृष्टि दोष में व्यक्तियों की दूर बिंदु कहां पर चल जाता है, तो निकट के अधिक, नेत्र के अधिक निकट पर चल जाता है, नेत्र के अधिक निकट पर चल जाता है। उसके बाद कह रहे हैं 34 में, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 में करा, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, समझे। उसके बाद करें निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वह घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो आ गया आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का, किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा, दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो हाइपरमोटोपिया है, हाइपरमोटोपिया। उसमें भी पिया था, इसमें भी पिया है, तो पिया पिया जान के ना हो जाइए कंफ्यूज, समझे। 39 है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष होगा, जिसको दूर दृष्टि दोष होगा वह दूर की ही वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कहाँ की, दूर की, नजदीक की नहीं, याद रखिएगा। यहां बहुत बच्चा कंफ्यूज होके गलत करके आ जाता है। पसीना पसीना हो गया, समझे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, कि यहाँ की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में कहा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों में वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह, दूर दृष्टि दोष में व्यक्तियों को निकट बिंदु कहां पर चल जाता है, तो 25 cm से दूर, 25 cm से दूर चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। यहां भी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, यहां भी घटेगी। और दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, यहां भी घट जाती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कहा दूरदृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी यहां बढ़ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में दूरदृष्टि दोष में संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। संशोधन करने के लिए किस लेंस का उपयोग कीजिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन लेंस उपयुक्त है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस उपयुक्त है। कौन लेंस, उत्तल लेंस उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने पर कौन सा रोग होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा रोग होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए 48 क्वेश्चन पढ़ा दिए चैप्टर 3 से। अभी कितना क्वेश्चन है, अभी तो भी बहुत लगभग 100 के आसपास ले क्वेश्चन है ये वो चैप्टर से। अब यहां से ऑब्जेक्टिव ना आएगा तो कहां से आएगा मेरे भाई, या जो ये पढ़ लिया वो तो 50 में 50 निश्चित, तो कम से कम 49-48 तो उसका रखा हुआ है। जो ये मेरा नोट्स पढ़ लिया उसका तो 39-50 तो 49-50 तो निश्चित है। 39 नहीं 49 कितना, 49 निश्चित है। और अच्छा से पढ़े तो 50 में 50 गर्दा उड़ाइएगा। देखिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरे टीम के लोग जो है आपको पीडीएफ आपके पास भेज देगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आगे आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 49 में करे जरा दूरदृष्टिता के संशोधन के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो द्विफोकस लेंस का। किस लेंस का प्रयोग होता है, द्विफोकस लेंस का प्रयोग होता है। किसके लिए, तो जरा दूरदृष्टिता के संशोधन के लिए उत्तल लेंस संशोधन के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में करा अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार, बेलन तो आप लोग देखे ही होंगे, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में करा किस बीमारी से अभिनेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। अब किस बीमारी से अभिनेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो मोतियाबिंद सुने होंगे अपने गांव में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में सुने होंगे। मोतियाबिंद के कारण धुंधला और दूधिया दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है नेत्रदान के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कोई भी उम्र के, नेत्रदान के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है, कोई भी उम्र के लोग नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान महादान में वो भी आता है। किसी को आप आंख दे दिए वह दुनिया देखने लगा, और जिसको आंख नहीं है वही समझता है आंख के जो है उसका फायदा, उसका लाभ, कितना रंगीन दुनिया देख के उसका सादा दुनिया सिर्फ साउंड से काम चलाता है। वह साउथ वाला फिल्म नहीं देखता है, ना गाना सुनता है, ना ट्रिपल आर, ना अल्लू अर्जुन, ना पुष्पा राज, ना झुकेगा उकेगा, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, बस सुनाई देता है जो झुकेगा नहीं, बस इतना ही। चलिए तो किसी भी उम्र के लोग दान कर सकता है, जो दानी लोग होगा किसी भी उम्र के दान कर सकता है। चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म ये भी वीवीआई क्वेश्चन में आप रखिए। यहाँ जो पूरा चैप्टर जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दिया गया, जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है वह तो वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग को मालूम है यहाँ वहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पढ़ ले चाहे कहीं से, लेकिन रिजल्ट आएगा यहीं से, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 54 में करें एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए में दे दे 4, ऑप्शन बी में दे दे, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में दे दे 3, ऑप्शन डी में दे दे 14 दे दीजिए। तो कितने सतहों से घिरा रहता है, 5। आप मालूम रहेगा तब ना ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ना तो उंगली काटने लगेगा, कौन कटा था रे, कौन कटा था, वही कहीं हुई, अनुमान से काम थोड़े चलेगा मेरे भाई। तो यह जो आप पीडीएफ पढ़ लिया, ये जो मेरे क्लास कर लिया, आपका निश्चित अच्छा नंबर आएगा ही आएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चले तो 55 में करा किसी प्रिज्म के दो पाशीय पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में करा किसी प्रिज्म से आपतित प्रकिरण किसके समांतर होती है? तो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 57 में है प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। बीच की कोण विचलन कोण, विचलन कोण याद रखिएगा। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में सूरज के प्रकाश को स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? कहां गया पीडीएफ? आ गया पीडीएफ। तो न्यूटन के द्वारा प्राप्त किया गया था। यह भी क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वारा ही प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चले तो 59 में श्वेत प्रकाश की अवायवीय रंग को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे टूटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है श्वेत प्रकाश में कितने अवायवीय रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ 62 में कह रहा है किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग के जो प्रकाश है वह सबसे कम विचलित होता है। किस रंग का प्रकाश? लाल रंग के प्रकाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? ये पुष्पराज की तरह में झुकेगा नहीं, वो लाला नहीं है। जो ई है सबसे ज्यादा झुकता है, ये पुष्पराज नहीं है, समझे? इस सबसे ज्यादा क्या होता है? झुकता है। कौन रंग? तो बैगनी। उसके बाद 64 में करा बैगनी। उसके बाद 64 में करा प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है लाल, नीला, हरा है। लाल, नीला और हरा है। रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन। RBG। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है इंद्रधनुष बनाने को क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के प्लस वर्ण विक्षेपण का कारण है, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद 64 में करा 66 है इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो है हमेशा आपके सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में करता है। क्वेश्चन नंबर 67 में इंद्रधनुष देखने के लिए आपका पीठ किस ओर होना चाहिए? तो सूर्य की ओर। इंद्रधनुष को देखने के लिए आपका जो है पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में करा तारों को टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के घटना के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में करा किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखने लगता है? तो वायुमंडलीय घटना के अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा उदय और अस्त होने के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो रक्ताभ दिखाई देता है। उसके बाद कह दोपहर में सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो श्वेत दिखाई देता है। दोपहर में जो सूर्य है वे कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में कह वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? VBI क्वेश्चन है, लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन निश्चित आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। कितने मिनट का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद करें कुलाडी गणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कौन